नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है छायावाद, अर्थ, स्वरूप, परिभाषा और प्रवृत्तियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर अन्य वीडियो लेक्चर की तरह महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन जिस युग पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, वो युग आधुनिक काल का स्वर्ण युग माना जाता है और आप देखेंगे कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते ही रहे हैं। साथ में इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम हिंदी साहित्य में वादों की बात करें, तो छायावाद उन वादों में पहला वाद है। इसके बाद सीधे-सीधे वादों की शुरुआत हो जाती है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इसके बाद जितने भी विमर्श हैं, सब कहीं न कहीं एक-दूसरे से लिंक हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं यही उम्मीद करूँगा कि आखिर तक इसको देखेंगे और जहाँ तक मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ कहीं भी, खासतौर से विश्वविद्यालयों के लिए, तो छायावाद से संबंधित अक्सर मुझे टॉपिक मिल जाते हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के वो सभी रिसर्च स्कॉलर इस चीज़ से बिल्कुल सहमत होंगे। जब लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारा इंटरव्यू था, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठे थे और जो टॉपिक हमें मिला था, प्रगतिवाद और छायावाद, एक मूल्यांकन। हालाँकि इस शीर्षक को लेकर हमने थोड़ा-सा वहाँ पर सवाल उठाया था कि क्रम के दृष्टिकोण से पहले छायावाद होना चाहिए था, इसके बाद प्रगतिवाद होना चाहिए था। हालाँकि पैनल को क्या था कि इस तरीके से टॉपिक दिया हुआ था और मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कि इसी के बहाने चेक किया गया हो कि ये कोई पकड़ पाता है कि नहीं। तो इंटरव्यू होता है और बाकी पैनल के हाथ में होता है कि उसको क्या करना है, उसके ऊपर किस तरीके के दबाव हैं, उन सभी चीज़ों से उबरने की कोशिश पैनल करता है और अपने हिसाब से रिज़ल्ट देता है। तो ख़ैर चीज़ें किसी के रोकने से रुकती नहीं हैं और इस चीज़ को हम लोग लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। तो छायावाद पर हम आज चर्चा करेंगे और हमने सोचा कि आपको कनेक्ट किया जाए कि अभी तक जितने भी कालखंडों की हम बात कर रहे थे, वो सभी तो महत्वपूर्ण थे ही, लेकिन अब छायावाद हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अर्थ को लेकर अलग-अलग जो भी आलोचक रहे हैं और उन्होंने क्या सोचा है, इसका स्वरूप कैसे विकसित हुआ। छायावाद की परिभाषा अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती रही है कि फलाना-फलाना आलोचक के दृष्टिकोण से क्या परिभाषा है और साथ में छायावाद की प्रवृत्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीईटी, पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम और अन्य राज्यों में होने वाले शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है आज की चर्चा और हम पहुँच चुके हैं टॉपिक नंबर 88 के ऊपर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा छायावाद नाम से शीर्षक और लिखते हैं संवत 1970 तक किस प्रकार खड़ी बोली के पद्यों में ढलकर मजने की अवस्था पार हुई और श्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि कई कवि खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पनामय, चित्रमय और अंतर्भाव व्यंजक रूप देने में प्रवृत्त हुए, यह कहा जा चुका है। यानी कि अगर हम संवत को ईस्वी में कन्वर्ट करें, तो ये बात कही जा रही है, सन 1913 ईस्वी के आस-पास में खड़ी बोली एकदम से कविता में प्रयुक्त होने लगी और यही कारण है कि आप देखेंगे कि सन 1914 ईस्वी के आस-पास में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य आपको दिखाई पड़ता है। इस चीज़ को आपको जोड़ कर रखना है, ठीक है? और यही माना गया कि अब खड़ी बोली केवल गद्य की भाषा नहीं रही, बल्कि अब वो पद्य में भी प्रयुक्त होने लगी है और इसकी शुरुआत मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, हरिऔध इत्यादि ने पहले ही कर दी थी। अब क्या हुआ था कि धीरे-धीरे कल्पनामय, चित्रमय और अंतर्भाव व्यंजक रूप देने की प्रवृत्ति शुरू हो चुकी थी। इन सभी की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल पिछले अ, कालखंड में कर चुके हैं, पिछले एपिसोड में हमने आप सभी को बतलाया भी है। आगे लिखते हैं कि उनके कुछ रहस्य भावापन्न प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके हैं। वे किस प्रकार कार्यक्षेत्र का प्रसार चाहते थे, प्रकृति की साधारण असाधारण वस्तुओं से अपने चिर संबंध का सच्चा मार्मिक अनुभव करते हुए चले थे, इसका भी निर्देश हो चुका है। यानी कि आप देखेंगे कि प्रवृत्तियों का धीरे-धीरे विकास हुआ। कल्पनामय, चित्रमय, अंतर्भाव व्यंजक, साथ में रहस्य, प्रगीत मुक्तक काव्यों का लिखने का प्रयास और प्रकृति को भी याद बैक टू नेचर की तरफ कवियों का भी ध्यान जाने लगा था। तो इन सभी की चर्चा हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं और शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में भी
पाठकों को याद दिला रहे हैं कि हमने इन सभी चर्चाओं को कर ली है। आगे लिखते हैं, यह स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि श्री रविंद्रनाथ की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई और कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। अब यहाँ पर टर्निंग मोड़ आता है और इसमें प्रवेश होता है बांग्ला साहित्य का प्रभाव, जिसमें कि हिंदी छायावादी कवियों को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व रहा है, कवि रहा है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर रहे। और यह दौर है जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और उनकी पूरी धूम मची हुई चारों तरफ। जाहिर सी बात है कि जैसे आजकल हम किसी को पुरस्कृत होते हुए देखते हैं तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं हमारे ऊपर दिखाई पड़ता है। हम भी चाहते हैं कि उसी तरीके से कविताएं लिखें। तो छायावादी कवियों का जो दौर चल रहा था, अब वो रविन्द्रनाथ टैगोर का दौर था। उनकी जो रहस्यात्मक कविताएं थी, उनकी धूम हुई थी और कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद, जिसको कि चित्रभाषावाद भी कहा जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए कविता लिखना शुरू कर दिए। और यहाँ कहा गया कि एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। ध्येय, आप जानते हैं, इसको हम दूसरे भाषा शैली में लक्ष्य भी बोलते हैं, कि वो लक्ष्य बनाकर लिखते थे कि मुझे इसी तरीके की कविता लिखना है जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते थे। चित्रभाषा या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया, तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफी समझा गया। इस बधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस छायावाद को हम पढ़ते हैं, उसके नामकरण के पीछे की हिस्ट्री क्या रही है, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। इसका प्रभाव धीरे-धीरे आप देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का पड़ता है और कविताओं में ज्यादातर चित्र भाषा का प्रयोग होने लगा। अभिव्यंजन पद्धति केंद्र में रह गई कविताओं की और प्रदर्शन के लिए लौकिक अलौकिक प्रेम का ही क्षेत्र अधिक समझा गया, जिसमें कि लौकिक अलौकिक को आप रहस्यवाद से जोड़कर देखते हैं। और इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि जब इस तरह की कविताएं लिखी जाने लगी तो काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। और छायावाद का मतलब है कि आप कह रहे हैं कुछ और इसका संकेत कहीं और जा रहा है, इसकी परछाई कहीं और पड़ रही है। आगे लिखते हैं शुक्ल जी की, रहस्य भावना और अभिव्यंजन पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने और काव्य को केवल कल्पना की सृष्टि कहने का चलन हो जाने से सहानुभूति तक कल्पित होने लगी। जिस प्रकार अनेक प्रकार की रमणीय वस्तुओं की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार अनेक प्रकार की विचित्र भावानुभूतियों की कल्पना भी बहुत कुछ होने लगी। और जब हम देखते हैं कि छायावादी कविताओं में के केंद्र में रहस्य भावना और अभिव्यंजन पद्धति को लक्ष्य बनाकर कविता लिखी जाने लगी और उसमें ज्यादातर मात्रा किसी चीज की थी, तो कल्पना की मात्रा थी। आप खुद कल्पना कीजिए कि किसी भी विषय को लेकर अगर आप आवश्यकता से अधिक सोचेंगे, कल्पना करेंगे, तो हो सकता है कि उसमें सच्चाई कम हो। यहाँ पर क्या हुआ कि जो सहानुभूति थी, वो भी लोगों को लगता था कि कल्पित है, उसमें कल्पना ही ज्यादा है। आमतौर पर आप व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे कि कई बार लोगों की सहानुभूति काल्पनिक होती है। मान लीजिए आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो कई लोग आपको जाकर सांत्वना देते हैं। लेकिन वो सांत्वना केवल फॉर्मेलिटी के रूप में होती है, उसमें वो सच्चाई नहीं होती है, जो एक सही मायने में सहानुभूति होती है। इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षार्थियों से जुड़ा हुआ ये हमारा ग्रुप है, तो मुझे लगता है कि उन्हीं जीवन को जोड़ा जाए जिससे कि आप तुरंत अपने को जोड़ पाएँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि छायावाद में जो भी कविताएँ लिखी जा रही थी, रहस्यवाद और अभिव्यंजना जो लाक्षणिक शैली थी, उसका प्रयोग करते हुए कल्पना का समावेश ज़्यादा था। तो जो भी सहानुभूति थी, जो भी अभिव्यक्ति थी, उसमें भी ज़्यादातर वो चीज़ें कल्पित ही दिखाई पड़ती थी। इसीलिए मुक्तिबोध ने लिखा है कि जितने भी छायावादी कवि हैं, अगर वो अपने निजी जीवन के बारे में बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि घड़ियाली आँसू बहा रहे हैं। अब उसमें कोई ओरिजिनैलिटी नहीं दिखती है। तो यही बात यहाँ पर भी है। काव्य की प्रकृति पद्धति तो यह कि वस्तु योजना चाहे लोकोत्तर हो या भावानुभूति का स्वरूप सच्चा अर्थात स्वाभाविक वासनाजन्य हो। भावानुभूति का स्वरूप भी यदि कल्पित होगा, तो हृदय से उसका संबंध क्या रहेगा? भावानुभूति यदि ऐसी होगी जैसी नहीं हुआ करती, तो सच्चाई यानी सिंसियरिटी कहाँ रहेगी? यदि कोई मृत्यु को केवल जीवन की पूर्णता कहकर उसका प्रबल
अभिलाष व्यंजित करे, अपने मर मिटने के अधिकार पर गर्व की व्यंजना करे, तो कथन के वैचित्र से हमारा मनोरंजन तो अवश्य होगा, पर ऐसा अभिलाष या गर्व की कहीं सत्ता मानने की आवश्यकता न होगी। यहाँ पर शुक्ल जी ने कई प्रश्न उठाए हुए हैं कि जो हमारी भावानुभूति है, वो यदि अधिक कल्पित होगी, तो उसका हृदय से संबंध कैसा हो सकता है, ये केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। उसकी सच्चाई को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये सच्चाई है? और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मृत्यु को केवल जीवन की पूर्णता, लोग बोलते हैं ना कि उसका समय इतना ही दिन तक था और वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि अनुभूति की सच्चाई, जो प्रामाणिकता है, उसको यहाँ पर खंगालने की कोशिश आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के दो अर्थों को यहाँ पर संकेतित किया है। पहला अर्थ क्या है? रहस्यवाद। रहस्यवाद ऐसा कहा जाता है कि अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। ठीक है, जो चीज छिपी हुई है उसको जानने की जिज्ञासा क्या होती है? रहस्यवाद कहलाता है। जैसे पहले तो नई नवेली दुल्हनें आती थी, तो वो घूंघट लगाकर रखती थी, तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती थी, ये गौरवर्णीय है या फिर श्यामवर्णीय है, ये देखने में सुंदर है, ये कैसी है, बहुत जिज्ञासा हुआ करती थी। इसको बोलते हैं रहस्यवाद। यानी कि कोई चीज छिपी हुई है, उसके प्रति जानने की जिज्ञासा और जो व्याकुलता है, वो रहस्यवाद के रूप में है। तो रहस्यवाद का संबंध जोड़ा गया काव्य वस्तु से। ठीक है? और कहा गया कि काव्य वस्तु के माध्यम से जो कवि अपना विषय बनाता है, उसके माध्यम से कवि अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर, आलंबन आपने रस का अध्ययन करते हुए आलंबन और उद्दीपन 2 शब्दों का नाम सुना होगा। आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा में, ऐसी सीधी-सादी भाषा नहीं, बल्कि बिंबात्मक और लाक्षणिक भाषा शैली का प्रयोग करते हुए प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, उसको हम यहाँ पर रहस्यवादी दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। आगे लिखते हैं कि रहस्यवाद के अंतर्भूत रचनाएं पहुंचे हुए पुराने संतों या साधकों की उसी वाणी के अनुकरण पर होती हैं, जो तुरीयावस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थी। यानी आप देखेंगे कि रहस्यवाद पहली बार आपको छायावाद में नहीं दिखलाई पड़ता है, बल्कि इसके पहले आपने भक्ति काल में भी देखा होगा। खास तौर से आपने कबीर और सूफी कवियों के अ, संदर्भ में देखा होगा। कबीर का जो रहस्यवाद है और सूफी कवियों का जो रहस्यवाद है, वो अलग-अलग है। कबीर का जहाँ साधनात्मक है, वहीं पर सूफियों का आप देखेंगे भावनात्मक रूप से रहस्यवाद है। तो दोनों के प्रेम में भी अंतर है। कबीर जो कि साधना को केंद्र में रखते हैं और सूफी कवि प्रेम भावना को केंद्र में रखते हैं, इसलिए दोनों के रहस्यवाद में अंतर है। तो उसी के तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को बतलाया कि रहस्यवाद जो पुराने संत या साधकों की वाणी रही है, उसी के अनुकरण पर लिखा गया है। हालांकि इस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया यानी कि फैंटसमाटा कहते हैं। इसी से बंगाल में ब्रह्म समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे, वे छायावाद कहलाने लगे। यानी कि इस छायावाद का संदर्भ यूरोप में जो छाया शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक शब्द दिया हुआ है, फैंटसमाटा। ठीक है? और ये कहा गया कि यूरोप में इसी छायावाद को फैंटसमाटा बोला जाता था। और अगर बंगाल में हम देखें, तो जो ब्रह्म समाज था, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन किया था, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। वहाँ पर जिस वाणी का लोग अनुकरण करते थे और इसमें आध्यात्मिकता झलकती थी, आध्यात्मिक गीत हुआ करते थे, भजन लोग गाते थे, उसको बंगाल में छायावाद कहा जाता था। धीरे-धीरे यह शब्द धार्मिक क्षेत्र में वहाँ के साहित्य क्षेत्र में आया और फिर रविंद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी साहित्य क्षेत्र से भी प्रकट हुआ। आप देख रहे हैं कि हिंदी पट्टी में छायावाद आने में अगर किसी का ज़्यादा प्रभाव है, तो वो रवींद्रनाथ ठाकुर का है। क्योंकि उस ज़माने में रवींद्रनाथ ठाकुर एक बड़े कवि के तौर पर थे और अगर हम बांग्ला साहित्य की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो रवींद्रनाथ ठाकुर के बिना कंप्लीट नहीं होती है।
तो कैसे प्रभाव पड़ता है और आपके दिमाग में उस समय का मैप भी ध्यान में रखना है कि कैसे धीरे-धीरे यहाँ बंगाल है, फिर धीरे-धीरे इधर इसका प्रभाव फैलते जा रहा है। आगे लिखते हैं शुक्ल जी, छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। पहला तो उन्होंने बता दिया रहस्यवाद, इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और इंटरव्यू इत्यादि में तो कई बार पूछ लिया जाता है कि रहस्यवाद से आप क्या समझते हैं। छायावाद में जो रहस्यवाद है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरीके से प्रस्तुत किया है और दूसरा अर्थ क्या बतलाया है छायावाद का कि काव्य शैली के संदर्भ में जो प्रयुक्त होता है यानी जो पद्धति विशेष है उसके अर्थ में छायावाद का प्रयोग होता है। अब इसको उन्होंने जोड़ा है कि कैसे सन 1885 में फ्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवाद यानी सिंबॉलिस्ट कहलाया। वे अपनी रचनाओं में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर चलते थे। आप देखते हैं कि प्रतीक का मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है, ठीक है? अब फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई कि कविताओं में प्रतीकों का प्रयोग होने लगा। जो चीज़ सीधे-सीधे कही जानी चाहिए थी, जो चीज़ सामने है, उसको प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन अप्रस्तुत जो चीज़ नहीं है, रूपक के माध्यम से उसको प्रस्तुत करना। तो ये एक तरीके से काव्य शैली के रूप में था कि रूपक अलंकार का प्रयोग करना या फिर रूपक अतिशयोक्ति का प्रयोग करना या फिर प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत का प्रयोग करना और साथ में प्रतीकों का सहारा लेना। इसी से उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके प्रतीकवाद शब्द का व्यवहार होने लगा। आध्यात्मिक या ईश्वर प्रेम संबंधी कविताओं के अतिरिक्त और सब प्रकार की कविताओं के लिए भी प्रतीक शैली की ओर वहां प्रवृत्ति हो रही। हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ में रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ, वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में। तो आपने देखा कि छायावाद का एक अर्थ था रहस्यवाद और दूसरा अर्थ था प्रतीकवाद, जो कि काव्य शैली के रूप में है। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एक लिखा गया काव्य वस्तु। काव्य वस्तु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के रूप में देखा है और एक है काव्य शैली। जैसे मैं आप सभी को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? विषय वस्तु है, जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। लेकिन जो हमारे समझाने की शैली है, वो एक तरीके से काव्य शैली की तरह आप मान सकते हैं, जो शिक्षण शैली है। तो उसी तरीके से जब छायावादी कविताएँ लिखी जा रही थी, तो उनकी जो विषय वस्तु थी, वो रहस्यवादी थी, लेकिन जो प्रस्तुत करने की शैली थी, वो प्रतीकवादी थी। इसीलिए आप देखेंगे कबीर के पदों में भी रहस्य और बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। जैसे नलिनी, ठीक है? कमलिनी, इसके बाद दुल्हीन या फिर आप देखेंगे कूता, कबीर कूता राम का। इस तरीके से ढेर सारे प्रतीक हैं। कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि आखिर क्या है। और इसी के साथ आप पद्मावत देखेंगे तो उसमें पूरा प्रतीक ही भरे हुए हैं। सुगा जो है किसी चीज़ का प्रतीक है, राजा रतन सेन किसी चीज़ का है, पद्मावती किसी का है, नागमती किसी चीज़ का है, ठीक है? तो प्रतीक का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहाँ पर रहस्यवाद छिपा होता है। तो धीरे-धीरे आपके दिमाग में छायावादी कविताओं की जो एक स्वरूप है, वो दिमाग में बैठ रहा होगा। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। ये है, अगर मोटे तौर पर देखें कि छायावाद का अर्थ क्या हो सकता है, तो इसका सामान्यतः अर्थ हुआ कि जो प्रस्तुत है, वो वहाँ पर प्रस्तुत नहीं है, बल्कि उसको व्यंजित करने वाली जो छाया है, ठीक है? उसको अप्रस्तुत कथन के रूप में सामने रखना। जैसे आप लोगों को एक और उदाहरण दूँ, जैसे राम को वनवास हो गया, लेकिन प्रतीक के रूप में उनके खड़ाओं को रखा गया और यही माना गया कि राम भले वन में हैं, लेकिन उनका जो भी शासन-प्रशासन है यहाँ से चलाया जा सकता है और बाकी लोग थे, बगल में बैठे हुए थे, लेकिन खड़ाऊँ क्या था? प्रतीक के तौर पर राम की छाया के रूप में था। अब इससे ज़्यादा आपको क्या समझाऊँ? आगे लिखते हैं, इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जाता है, जिसमें कि रहस्यवाद होता है और साथ में प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत की जगह पर अप्रस्तुत को रखा जाता है। आगे लिखते हैं कि छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। यानी कि जो छायावाद का पहला अर्थ हमने रहस्यवाद को लगाया, उसमें पहले नंबर पे कौन है? वो हैं महादेवी वर्मा। और देखिए श्रीमती महादेवी वर्मा नहीं लिखा है आचार्य रामजी शुक्ल ने, उन्होंने लिखा कि श्री महादेवी वर्मा। यानी कि उस ज़माने में स्त्री होकर कविता लिखना भी बहुत बड़ी बात, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप वन लाइनर किताबों में और इधर-उधर परीक्षाओं के माध्यम से आप ज़रूर जानते होंगे,
लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो दौर ऐसा नहीं था कि कोई खुल के अपने प्रेम का इज़हार करे, वो दौर था कि रहस्यवाद और प्रतीकों के माध्यम से ही हम अपनी बातों को करें। मुझे वो कविता बिहारी की याद आती है कि नायक-नायिका एक भरे हुए भवन में हैं, वहीं पर आँखों से बात कर रहे हैं। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लज्जा। यहाँ पर भी आप देखेंगे कहीं न कहीं रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक चीज़ों का प्रयोग किया गया है और एक-एक जो शारीरिक भाव-भंगिमा है, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो महादेवी वर्मा ने जो भी रहस्यवादी कविताएँ लिखी हैं, उसमें प्रतीकों का भी प्रयोग है और साथ में आप देखेंगे कि रहस्यवाद तो है। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा उसमें दिखलाई पड़ती है, खासतौर जो उनके प्रियतम इत्यादि से संबंधित कविता है। तो शुक्ल जी ने लिखा कि अगर छायावाद के पहले अर्थ का हम देखें तो हिंदी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने विकास किया है, तो महादेवी वर्मा ने किया है। आगे लिखते हैं कि पंत, प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये चारों छायावादी तो हैं, लेकिन चारों में अंतर क्या है? अब हमारे जितने भी विद्यार्थी गंभीरता से इस बात को सुन रहे थे, अब वो समझ जाएँगे रहस्यवादी तो हैं, लेकिन जो महादेवी वर्मा हैं और वो रहस्यवादी छायावादी हैं और अन्य जो कवि हैं वो प्रतीकवादी या फिर चित्र भाषा शैली का प्रयोग करने के कारण छायावादी कहलाए हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के दोनों अर्थों को यहाँ पर एक तरीके से सिद्ध कर दिया कि कैसे ये सही अर्थ है। आगे बात करते हैं, लिखते हैं कि छायावाद के भीतर आने वाली रचनाएँ तो थोड़ी बहुत सभी ने उक्त पद्धति पर की हैं, पर उनकी शब्द कला, वासनात्मक प्रणयोद्गार, वेदना विवृत्ति, सौंदर्य संगठन, मधुचर्या, अतृप्ति व्यंजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्त रही हैं। यानी कि रहस्यवाद के अंतर्गत सभी ने कुछ न कुछ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पंत निराला और जयशंकर प्रसाद ने कुछ नहीं लिखा रहस्यवाद को लेकर, उन्होंने भी लिखा है लेकिन उस पद्धति पर उनकी जो शब्द कला रही है, वासनात्मक प्रणोद्गार रहा है, वेदना विवृत्ति रही है या फिर सौंदर्य चित्रण रहा है। मधुचर्या, आपने दिनचर्या तो सुना होगा, मधुचर्या मतलब ऐसी बातें जो कि एकदम प्रेम भरी रही हों और वो कभी खत्म ही नहीं होने वाली हों। इन्हीं क्षेत्रों तक फैली हुई थी। आगे लिखते हैं कि जीवन के अवसाद, विषाद और नैराश्य की झलक भी उनके मधुमेह गानों में मिलती रही है। इसी परिमिति इसी परिमित क्षेत्र के भीतर चित्र भाषा शैली का वे वैलक्षण्य के साथ दर्शन करते रहे, जैसा कि सामान्य परिचय के भीतर कहा जा चुका है। वैलक्षण्य लाने के लिए अंग्रेजी की लाक्षणिक पदावलियों के अनुवाद भी ज्यों के त्यों रखे जाते रहे, जिनकी प्रवृत्ति लाक्षणिक वैचित्र की ओर कम थी, वे बंग भाषा के कवियों के ढंग पर श्रुतिरंजक या नादानुकृत पदावली गुंफित करने में अधिकतर तत्पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर प्रयोग को ध्यान में रखते हुए और छायावाद के अर्थ को ध्यान में रखते हुए और किस तरीके से उसका स्वरूप विकसित हो रहा है, उन सभी बिंदुओं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विचार किया है। उम्मीद है कि आप धीरे-धीरे इसको इसको समझ पा रहे होंगे। आगे लिखते हैं कि चित्र भाषा शैली या प्रतीक पद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार वाचक शब्द पदों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार आता है, उसी प्रकार प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी। जैसे आपने शब्द शक्तियाँ पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हमारी वीडियो जाकर आप ज़रूर देखिए व्याकरण वाली शब्द शक्ति। उसमें हम जो अभिधा लक्षणा या फिर व्यंजना पढ़ते हैं, तो उनके कुछ वाचक शब्द भी होते हैं, ठीक है ना? तो वही वाचक शब्द है। छायावाद में ज़्यादातर जो प्रयोग किया गया वो लक्षक की छायावादी भाषा शैली की खास विशेषता है लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग। लक्षणा में माना जाता है कि मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है और वही क्या है, प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत को लाना। लिखते हैं कि अतः अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद की एक विशेष लक्षण हुआ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अन्योक्ति पद्धति है, इसका सहारा लेकर जो भी छायावादी कविताएँ लिखी गई हैं, वो एक खास विशेषता के रूप में आ रही हैं। मतलब बात किसी संदर्भ में कही जा रही है और उसका अर्थ कहीं हो रहा है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, उसी टाइप का। इसमें भी क्या है, अन्योक्ति अलंकार है जो बिहारी के दोहे से मैं कनेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नीर भरी दुःख की बदली और ऐसे-ऐसे बदली इत्यादि को याद किया जा रहा है, लेकिन अपने निजी जीवन से उसको जोड़ा जा रहा है। यह पहले कहा जा चुका है कि छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। इस बात को लेकर हमने कमेंट सेक्शन में आप सभी से एक सवाल भी पूछा था कि ये किसका कथन है। आप देख रहे हैं कि कैसे बीच में से कथन को निकालकर सवाल के रूप में रख दिया जाता है।
ये होता है लाइन बाय अध्ययन करने का एक फायदा। तो छायावाद का चलन द्विवेदी काल के रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन केवल लक्षण और अन्योक्ति के प्राचुर्य के रूप में ही नहीं, कहीं कहीं उपमा और उत्प्रेक्षा की भरमार के रूप में भी हुआ है। इनमें से उपादान और लक्षण लक्षणाओं को छोड़ और सब बातें किसी न किसी प्रकार की साध्य भावना के आधार पर ही खड़ी होने वाली हैं। साम्य को लेकर अनेक प्रकार की अलंकृत रचनाएं बहुत पहले भी होती थी तथा रीतिकाल के और उसके पीछे भी होती रही। अतः छायावाद की रचनाओं के भीतर साम्य ग्रहण की प्रणाली का निरूपण आवश्यक है, जिसके कारण उसे एक विशिष्ट रूप प्रदान हुआ है। और यहाँ पर आप बताएंगे वो कि साम्य को कितने तरीके से हमें देखना चाहिए। लिखते हैं कि हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया है। सादृश्य यानी जिसका रूप या आकार का साम्य हो, साधर्म्य यानी कि गुण या क्रिया का साम्य हो, और केवल शब्द साम्य यानी 2 भिन्न वस्तुओं का एक ही नाम होना। आप देख रहे हैं कि साम्य के 3 भेदों की चर्चा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इस चीज को आप भी ध्यान में रखिए। सादृश्य, ठीक है, साधर्म्य और शब्द साम्य। लिखते हैं कि इनमें से अंतिम तो श्लेष की शब्द क्रीड़ा दिखाने वालों के ही काम का है। और श्लेष अलंकार के बारे में आप जानते हैं कि शब्द एक होता है, लेकिन उसमें एक या एक से अधिक शब्द चिपके होते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपक जाना, अर्थों का चिपकना। रहे सादृश्य और साधर्म्य, विचार करने पर इन दोनों में प्रभाव साम्य छिपा मिलेगा। सिद्ध कवियों की दृष्टि ऐसे ही अप्रस्तुतों की ओर जाती है जो प्रस्तुतों के समान ही सौंदर्य, दीप्ति, कांति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उग्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि की भावना जगाते हैं। अब शुक्ल जी बात कर रहे हैं छायावाद की, लेकिन इसकी परंपरा को जोड़ रहे हैं कि क्या ये अचानक आई है, इसके ऊपर यूरोप का प्रभाव है, बांग्ला का प्रभाव है, या फिर भारतीय संस्कृति साहित्य में पहले से चला आ रहा है। तो सिद्ध कवियों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहली कोशिश ये करते हैं कि इसको अपने ही देश में खोजा जाए कि क्या ऐसी परंपरा रही है। तो जोड़ रहे हैं सिद्ध कवियों से। आगे लिखते हैं कि काव्य में बधे चले आते हुए उपमान अधिकतर इसी के हैं। केवल रूप, रंग या आकार या व्यापार को ऊपर से देखकर जो नाप जोख कर भावना पर उनका प्रभाव परखे बिना वे नहीं रखे जाते थे। पीछे कवि कर्म के बहुत कुछ श्रम साध्य या अभ्यास गम्य होने के कारण जब कृत्रिमता आने लगी, तब बहुत से उपमान केवल बाहरी नोक नाप जोख के अनुसार भी रखे जाने लगे। कट की सूक्ष्मता दिखाने के लिए सिंघनी या भीड़ सामने लाई जाने लगी। यानी कि नायक नायिका की का जो भी सौंदर्य वर्णन है, खासतौर से नायिका, उसके कमर को दिखाने के लिए अब सिंघनी का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे हिरनी जैसी चाल आपने सुना होगा गानों में भी। आगे चलकर जो ये उपमानों की बात हो रही है, अज्ञे ने इसमें कुछ एक कविता लिखी कि ये उपमान मैले हो गए। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, ठीक है? और जैसे कि वासना अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, और नए उपमान। तो यहाँ पर अभी तो उपमानों की बात की जा रही है, और धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि पहले कमर का किसी दूसरे से तुलना की जाती थी, लेकिन यहाँ पर सिंघनी और भीड़ सामने लाई जाने लगी। आगे लिखते हैं कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। कहीं-कहीं तो बाहरी सादृश्य या साधर्म्य अत्यंत अल्प या न रहने पर भी आभ्यंतर प्रभाव साम्य लेकर हम अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप में या प्रतीकवत सिंबॉलिक होते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवन काल इत्यादि के स्थान पर उसके द्योतक, उषा, प्रभात, मधुकाल, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधुप, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत, माधुर्य के स्थान पर मधु, दीप्तिमान या कांतिमान के स्थान पर स्वर्ण, विषाद या अवसाद के स्थान पर अंधकार, अंधेरी रात, संध्या की छाया, पतझड़, मानसिक आकुलता या क्षोभ के स्थान पर झंझा, तूफान, भावतरंग के लिए झंकार, भाव प्रवाह के लिए संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। कहने का मतलब है कि इसमें अब भाव साम्य रिलेटेड जो भी शब्द थे, उनका प्रयोग किया जा रहा था।
जैसे अगर कोई सुख में है तो उसको बोला जाता था कि उसका उषा काल चल रहा है, कोई आनंद में है तो उसका प्रभाव है, कोई खुश है तो वो मधु काल में है। ठीक है, इस तरीके से जोड़ा गया। और प्रेमी के स्थान पर मधुप का प्रयोग किया गया कि जैसे जो मधुप होता है, भंवरा होता है, वो स्थायी नहीं होता, वो भी घूमता रहता है। तो इसी हिसाब से प्रयोग किया गया। कुल मिलाकर भाव साम्यता को छायावाद में केंद्र में रखा गया है। और किस लिए? कि लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का अच्छे से प्रयोग किया जा सके। आगे लिखते हैं कि हिंदी का काव्य परंपरा में अनुक्ति पद्धति का प्रचार तो रहा, पर लाक्षणिकता का एक प्रकार से अभाव ही रहा। आपने एक रचना पढ़ी होगी, अनुक्ति कल्प द्रुम। आपके लिए होमवर्क है कि किसका है। यानी कि अगर हिंदी काव्य परंपरा की बात करें तो अनुक्ति पहले से ही कवियों द्वारा प्रयुक्त की जाती रही है, लेकिन जो लाक्षणिकता है इसका प्रयोग थोड़ा सा कम रहा। आप देख रहे हैं कि अनुक्ति और लाक्षणिकता में बहुत कम अंतर है। केवल कुछ रूढ़ लक्षणाएं मुहावरे के रूप में कहीं कहीं मिल जाती थी। ब्रजभाषा कवियों में लाक्षणिक साहस किसी ने दिखाया तो घनानंद ने। ब्रजभाषा कवियों में अगर कोई लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया है तो घनानंद ने किया है। अति सुधो सने को मार्ग है, जहां ने कुसयान बांक नहीं, कौन दिपाटी पढ़ी हो लला मन ले उपदेऊ हटाक नहीं। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर घनानंद ने कही हुई है। इस तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस पंत जी ने अपने पल्लव में दिखाया है। यानी कि अगर शुक्ल जी की बात माने तो छायावादी कवियों में सबसे ज्यादा अगर लाक्षणिक शैली का प्रयोग या साहस दिखलाया है तो वो पंत जी ने दिखलाया है। और शुक्ल जी पंत जी को काफी मानते भी थे और छायावादी कवियों में उनको श्रेष्ठ और प्रवर्तक कवि के तौर पर भी देखते हैं। और कैसे पल्लव में दिखलाया गया उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। धूल की ढेरी मतलब असुंदर वस्तुएं, मधुमय गान, गान के विषय अर्थात सुंदर वस्तुएं। तो यहाँ पर धूल की ढेरी जिसको हम इस समय डस्टबिन बोला करते हैं, मधुमय गान मतलब सुंदर वस्तुएं। मर्म पीड़ा के हास, यानी हास का मतलब विकास, समृद्धि। विरोधी वैचित्र के लिए व्यंग व्यंजक शब्द को लेकर लक्षणा। मर्म पीड़ा के हास मतलब हे मेरे पीड़ित मन, आधार आधेय संबंध लेकर। चांदनी का स्वभाव में वास, विचारों में बच्चों की सांस। चांदनी मृदुलता शीतलता, बच्चों की सांस मतलब भोलापन। मृत्यु का यही दीर्घ निश्वास, यानी कि मृत्यु, आसन्न मृत्यु व्यक्ति अथवा मृतक के लिए शोक करने वाले व्यक्ति। कौन तुम अतुल अरूप अनाम, शिशु के लिए अल्पार्थक स्थान के स्थान पर निषेधार्थक। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर पंत कर रहे हैं और उन्हीं में ज्यादातर आप कल्पना भी देखते हैं। आगे लिखते हैं कि पल्लव में प्रतिक्रिया के आवेश के कारण वैचित्र प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक थी, जिसके लिए कहीं कहीं अंग्रेजी के लाक्षणिक प्रयोग भी ज्यों के त्यों ले लिए गए, पर पीछे यह प्रवृत्ति घटती गई। प्रसाद की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक वैचित्र की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही है जितनी साम्य की दुरारूढ़ भावना की। उनके उपलक्षण यानी सिंबल्स सामान्य अनुभूति के मेल में होते थे, जैसे लहर। यहाँ पर आपको पल्लव ध्यान में रखना है, लहर ध्यान में रखना है, ये सब परीक्षाओं में आते रहते हैं। कब कौन प्रकाशित हुआ है ये भी अपने दिमाग में रखिए। अब लहर के बारे में उदाहरण देते हैं। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने डेरा डाला। तो अब जिस मैं बात कर रहा था कि झंझा का प्रयोग, झकोर का प्रयोग, ठीक है, तो यहाँ पर आप उदाहरण के रूप में भी देख पा रहे हैं। झंझा झकोर मतलब क्षोभ, आकुलता। गर्जन मतलब वेदना की तड़प। बिजली चमक या टीस। नीरद माला अंधकार के रूप में। ठीक है, नीरद माला, नीरद का अर्थ क्या होता है? बादल भी हो जाता है। तो जब भी बादल घेरा रहता है तो अंधेरा ही रहता है। शून्य शब्द विशेषण के अतिरिक्त आकाशवाचक भी हैं, जिससे उक्ति में बहुत सुंदर समन्वय आ जाता है। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसलय दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रहस्यात्मकता भी है, ठीक है, और लाक्षणिक शब्द शैली का प्रयोग भी किया गया है और बहुत सारी चीजें, प्रतीकों का प्रयोग भी किया गया है। पतझड़ मतलब उदासी, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा कि बसंत आ गया है पर हमें उत्कंठा नहीं है, एक आपने निबंध पढ़ा होगा। किसलय दल कुसुम यानी वसंत, सरसता और प्रफुल्लता। आंसू, ठीक है, आंसू का, आंसू से ये सब पंक्तियां ली गई उधर। कांटों ने भी पहना मोती, यानी कटीले पौधे, पीड़ा पहुंचाने वाले कठोर हृदय मनुष्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है।
पहना मोती हिमबिंदु धारण किया, अश्रु पूर्ण हुए। लहर से अप्रस्तुत किस प्रकार एक देशीय सूक्ष्म और धुंधले पर मर्म व्यंजन साम्य की धुंधला सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं, यह बात नीचे के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी। उठ उठ रे लघु लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगड़ाई सी, मलया नील की परछाई सी, इस सूखे तट पर छहर छहर। ये पंक्तियां ध्यान में रखिए, कई बार अलंकार इत्यादि इसमें पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि इसमें किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है कि लहर मतलब सरस कोमल भाव, सूखा तट मतलब शुष्क जीवन, अप्रस्तुत या उपमान भी लाक्षणिक है। ठीक, गूढ़ कल्पना सी कवियों की, अज्ञानता के विस्मय सी, ऋषियों के गंभीर हृदय सी, बच्चों के तुतले भय सी छाया, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर। उठे हुए पेड़ों का साम्य मनुष्य के हृदय की उन उच्च आकांक्षाओं से जो लोक के परे जाती है। यानी आप देख रहे हैं कि प्रकृति और मनुष्य का कैसे आपस में साम्य स्थापित किया जा रहा है, उसे जोड़ा जा रहा है कि अगर कोई पेड़ उठा हुआ है एकदम, तो ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ उठा हुआ नहीं, बल्कि जो मनुष्य है उसकी आकांक्षाएं। वनमाला के गीतों सा निर्जर में बिखरा है मधुमास। तो ये सभी उदाहरण हैं जिनसे कि आप समझ सकते हैं कि कैसे छायावाद का रूप निर्धारित होता है। और इसीलिए आगे चलकर बहुत सारे कवियों ने कहा कि आत्मा का परमात्मा में दिखाई पड़ता है, या फिर सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। कुछ ने कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, बल्कि इस चीज का विद्रोह है। इसी तरीके से परिभाषाएं दी गई। आगे है कि छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। जिसमें कि एक गीत शैली आपने पढ़ा होगा, इसमें से उनमें अनुमिति कम दिखाई पड़ती है। जहां यह अनुमिति होती है वहीं समूची रचना अन्योक्ति पद्धति पर की जाती है। इस प्रकार साम्य भावना का ही प्राचुर्य हम सर्वत्र पाते हैं। यह साम्य भावना हमारे हृदय का प्रसार करने वाली, शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के गुण संबंध के धारणा बढ़ाने वाली अत्यंत अपेक्षित मनोभूमि है, इसमें संदेह नहीं। पर यह सच्चा मार्मिक प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है। जहां यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सच्चे आभास के आधार पर खड़ी होती है, प्रकृति अपने अनंत रूपों और व्यापारों के द्वारा अनेक बातों की गुण या अगुण व्यंजना करती रहती है। इस व्यंजना को न परख कर या न ग्रहण करके जो साम्य विधान होगा, यह मनमाना आरोप मात्र होगा। इस अनंत विश्व महाकाव्य की व्यंजनाओं की परख के साथ जो साम्य विधान होता है, वह मार्मिक और उद्बोधक होता है। जैसे दुख दावा से नव अंकुर पाता जग जीवन का बन, करुणार्द्र विश्व का गर्जन बरसाता नव जीवन कण। खुल खुल नव इच्छाएं फैलाती जीवन के दल, यह शैशव का सरल हास है, सहसा उर से है आ जाता। यह उषा का नव विकास है, जो रज को है रजत बनाता। यह लघु लहरों का विलास है, कलानाथ जिसमें खिंच आता। तो ये पंक्तियां सब है, इनको आप ध्यान में रखिए कि किस तरीके से छायावाद का स्वरूप निर्मित हो रहा है। कुछ प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, कुछ पंत जी की पंक्तियां हैं। हंस पड़े कुसुमों में छविमान, जहां जग में पद पद चिन्ह पुनीत, वही वही सुख में आंसू बन प्राण, ओस में लुढ़क दमकते गीत। गुंजन से इसको लिया गया। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सुनने पन के तम में, बन किरण कभी आ जाना। अखिल की लघुता आई बन, समय का सुंदर वातायन, देखने को अदृष्ट नर्तन। यह लहर से जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। यह आंसू से शुक्ल जी लिखते हैं कि मनमाने आरोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, हृदय के मर्मस्थल का स्पर्श नहीं करते, केवल वह चित्र का कुतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं। छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि का भी प्रभाव ज्ञात या अज्ञात रूप में पड़ता रहा है। इससे बहुत सा अप्रस्तुत विधान मनमाने आरोप के रूप में भी सामने आता है। प्रकृति के वस्तु व्यापारों पर मानसिक वृत्तियों के आरोप का बहुत चलन हो जाने से कहीं कहीं ये आरोप वस्तु व्यापारों की प्रकृति व्यंजना से बहुत दूर जा पड़े हैं। जैसे चांदनी के इस वर्णन में उदाहरण दिया गया कि जग के दुख दैन्य शयन पर यह रुगड़ा जीवन वाला, पीली पड़ निर्बल कोमल कृष्ण देह लता कुम्हलाई, विवसना लाज में लिपटी सांसों में
शून्य समाई। चांदनी अपने आप इस प्रकार की भावना मन में नहीं जगाती, उसके संबंध में यह उद्भावना भी केवल स्त्री की सुंदर मुद्रा सामने खड़ी करती जान पड़ती है। नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारद हासिनी, मृदु करतल पर शशिमुख धर नीरव अनिमिष एकाकिनी। इसी प्रकार आंसुओं को नयनों के बाल कहना भी व्यर्थ सा है। नीचे की जूठी प्याली भी जो बहुत आया करती है, किसी मैं खाने से लाकर रखी जान पड़ती है। लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र से खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी तुमने प्याली। तो इन कविताओं को आप देखिए किस तरीके से आ, उपमानों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। आगे लिखते हैं कि प्रकृति के नाना रूपों के सौंदर्य की भावना सदैव स्त्री सौंदर्य का आरोप करके करना उक्त भावना को संकीर्णता सूचित करता है। यानी कि केवल उसको स्त्री के रूप में ये देखना, ये क्या है, संकीर्ण मानसिकता को सूचित करता है। कालिदास ने भी मेघदूत में से निर्विद्या और सिंधु नदियों में स्त्री सौंदर्य की भावना की है, जिनसे नदी और मेघ के प्रकृति संबंधों की रमणीय व्यंजना होती है। ग्रीष्म में नदियां सूखती सूखती पतली हो जाती हैं और तपती रहती हैं, उन पर मेघ छाया करता है, तब वे शीतल हो जाती हैं और उस छाया को अंक में धारण किए दिखाई देती हैं। वहीं मेघ बरसकर उनकी क्षीणता दूर करता है। दोनों के बीच इस प्राकृतिक संबंध की व्यंजना ग्रहण करके कालिदास ने अप्रस्तुत विधान किया हुआ है। पर सौंदर्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चिपकाकर करना खेल सा हो जाता है। उषा सुंदरी के कपोलों की ललाई, रजनी के रत्न जटित केश कलाप, दीर्घ निश्वास और अश्रुबिंदता तो रूण को ही गए हैं। किरण, लहर, चंद्रिका, छाया, तितली सब अप्सराएं या परियां बनकर सामने आने पाती हैं। इसी तरह प्रकृति के नाना व्यापार भी चुंबन, आलिंगन, मधुग्रहण, मधुदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि में अधिकतर परिणत दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि प्रकृति की नाना वस्तुओं और व्यापारों का अपना अपना अलग सौंदर्य भी है, जो एक ही प्रकार की वस्तु या व्यापार के आरोप द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो प्रकृति और मनुष्य का संबंध वो अलग अलग सौंदर्य से है। अगर वो केवल एक ही चीज को लेकर आरोपित किया जाए तो फिर ये क्या हो सकता है, ये कुछ ज्यादा हो सकता है। आगे लिखते हैं कि इसी प्रकार पंत जी की छाया, विचि विलास, नक्षत्र में जो यहाँ से वहां तक उपमानों का ढेर लगा है, उनमें से बहुत से जो अत्यंत सूक्ष्म और सुकुमार साम्य के व्यंजक हैं और बहुत से रंग बिरंगे खिलौने के रूप में ही हैं। ऐसी रचनाएं उस कल्पनावाद, कलावाद या अभिव्यंजनावाद के उदाहरण सी लगती हैं, जिसके अनुसार कवि कल्पना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएं लेकर एक नया निर्माण करना व नूतन सृष्टि खड़ी करना है। प्रकृति के सच्चे स्वरूप, सच्ची व्यंजना ग्रहण करना उक्त वादों के अनुसार आवश्यक नहीं। उनके अनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुओं का उपयोग केवल उपादान के रूप में है। उसी प्रकार जैसे बालक ईंट, पत्थर, लकड़ी, कागज, फूल पत्ती लेकर हाथी, घोड़े, घर, बगीचे इत्यादि बनाया करते हैं। आप लोगों ने भी बचपन में एक कल्पना के माध्यम से कुछ कुछ खेल आप लोगों ने किया होगा। हर बच्चे बचपन में सब करते हैं। प्रकृति के नाना चित्रों के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करना तो बहुत ठीक है, पर उन भावनाओं को व्यक्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी तो ग्रहित चित्रों में होनी चाहिए। आगे लिखते हैं कि छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक होने के कारण हमारा वर्तमान काव्य प्रसंगों की अनेक रूपता के साथ साथ नई नई अर्थभूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया। कुछ कवियों की वस्तु का आधार अत्यंत अल्प रहता है, विशेष लक्ष्य अभिव्यंजना के अनूठे विस्तार पर रहा है। इससे उनकी रचनाओं का बहुत सा भाग अधर में ठहराया जान पड़ता है। जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं, उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है। अतः कहीं कहीं व्यवहृत शब्दों की व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भाव स्पष्ट रह जाता है। पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है। जैसे नीचे की जो पंक्तियां दी गई हैं, निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप आओगे, इतना सजग कुतूहल ठहरो, यह न कभी बन पाओगे। आह चूम लूं जिन चरणों को, चाप चाप कर उन्हें नहीं, दुख दो इतना अरे अरुणिमा, उषा सी व उधर वही। तो इन पंक्तियों को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें प्रेम गीतात्मकता आपको दिखलाई पड़ रही है। आगे लिखते हैं, यहाँ कवि ने उस प्रियतम के छिपकर दबे पांव आने की बात कही है, जिनके चरण इतने सुकुमार हैं कि जब आहट न सुनाई पड़ने के लिए वह उन्हें बहुत दबा दबा कर रखते हैं, तब एड़ियों में ऊपर की ओर
खून की लाली दौड़ जाती है। अब आप देख रहे हैं कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है यहाँ पर। वही ललाई उषा की लाली के रूप में झलकती है। ये काल्पनिक व्यक्ति ही इस तरीके की कविताएं लिख सकता है। प्रसाद जी का ध्यान शरीर विकारों पर विशेष जमता था। इसी से उन्होंने चाप चाप कर दुख दो से ललाई दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी है। कामायनी में उन्होंने मले हुए कान में भी कामिनी के कपोलों पर की लज्जा की लाली दिखाई है। अब कामायनी का एक यहाँ पर उल्लेख कर दिया आचार्य रामजी शुक्ल ने कि जो मले हुए कान, कान आपने देखा होगा कई बार रगड़ देते हैं तो लाल हो जाता है, और वो जब लाल हो जाता है तो लोग इससे अर्थ लगाते हैं कि ये लज्जा की लाली। कान लाल होना मतलब लज्जित हो जाना, इस टाइप से शर्मा जाना। अभिव्यंजना की पद्धति या काव्य शैली पर ही प्रधान लक्ष्य रहने पर छायावाद के भीतर उसका बहुत ही रमणीय विकास हुआ, यह पहले हम कह आए हैं। साम्य भावना और लक्षणा शक्ति के बल पर किस प्रकार काव्योक्त चित्रमयी भाषा की ओर सामान्यतः झुकाव हुआ, यह भी कहा जा चुका है। साम्य पहले उपमा उत्प्रेक्षा रूपक ऐसे अलंकारों के बड़े बड़े सांचों के भीतर ही फैलाकर दिखाया जाता था। वह अब प्राय थोड़े में या तो लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा झलका दिया जाता है अथवा कुछ प्रच्छन्न रूपकों में प्रतिमान रहता है। इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसंग के लिए दृष्टांत अर्थात विन्यास आदि का सहारा न लेकर अब अन्योक्ति पद्धति अधिक चलती है। यह बहुत ही परिष्कृत पद्धति है, पर यह न समझना चाहिए कि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग नहीं होता है, बराबर होता है और बहुत होता है। उपमा में धर्म बराबर लुप्त रहता है। प्रतिवस्तु उपमा, हेतुत्प्रेक्षा, विरोध, श्लेष, एकावली इत्यादि अलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। किस प्रकार एक बंधे घेरे से निकलकर अब छायावादी कहे जाने वाले कवि धीरे धीरे जगत और जीवन के अनंत क्षेत्र में इधर उधर दृष्टि फैलाते देखे जा रहे हैं, इसका आभास दिया जा चुका है। अब तक उनकी कल्पना थोड़ी ही जगह के भीतर कलापूर्ण और मनोरंजक नृत्य सा कर रही थी। वह जगत और जीवन के जटिल स्वरूप से घबराने वालों का भी जी बहलाने का काम करती रही है। अब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की मार्मिकता का साक्षात्कार करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। इसीलिए उसे अपनी चपलता और भावभंगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा कौतुक की प्रवृत्ति कुछ संयत करनी पड़ेगी। इस ऊंचे नीचे मर्म पथ पर चित्रों का बहुत अधिक फालतू बोझ लाद कर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त न होगा। प्रसाद जी ने लहर में छायावाद की चित्रमयी शैली को तीन ऐतिहासिक जीवन खंडों के बीच लेकर जाकर आजमाया है। उनमें कथा वस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर करके उन्होंने बाह्य और आभ्यंतर परिस्थितियों का व्यंजक, मनोहर, मार्मिक या आवेशपूर्ण शब्द विधान किया है। पर कहीं कहीं जाकर मधुमेह चित्रों की परंपरा दूर तक चली है, वहां समन्वित प्रभाव में बाधा पड़ी है। कामायनी में उन्होंने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार निराला जी ने, जिनकी वाणी पहले से ही बहुमुखी थी, तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा ही दिव्य और विशाल रंगीन खींचा है। अब हम तृतीय उत्थान के वर्तमान कवियों और उनकी कृतियों का संक्षेप में कुछ परिचय देना चाहेंगे, जिसको कि हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के अर्थ को लेकर, छायावाद के स्वरूप को लेकर, परिभाषा को लेकर, प्रवृत्तियों को लेकर, काव्य वस्तुओं को लेकर, काव्य शैली को लेकर विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी, और साथ में किस तरीके से छायावादी जो कविताएं रही, वो कभी यूरोप के प्रवृत्तियों से प्रभावित जान पड़ती हैं, कभी बांग्ला के रविन्द्रनाथ ठाकुर से प्रभावित थी। तो ऐसे ही इनका विकास होता रहा, और आगे जिन कवियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, चीजें और समझ में आ जाएंगी। हमने कुछ प्रमुख रचनाओं के माध्यम से यहाँ पर समझाने का भी प्रयास किया, जो कि इस पुस्तक में दी गई थी पंक्तियां, उनके माध्यम से भी। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में मोटे तौर पर छायावाद का एक स्पष्ट स्वरूप निर्धारित हो गया होगा। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।